व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अपनी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसके सेकेंड पार्ट में मतलब भाग 2 में है। यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं इस कंसेप्ट को जिसका नाम है सूत्र द्रव्यमान, जिसे हम फॉर्मूला मास के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आणविक द्रव्यमान समझा था, मोलर द्रव्यमान समझा था। आणविक द्रव्यमान किसी अणु के लिए होता है, जैसे सोडियम का आणविक द्रव्यमान 23 ग्राम बोला। उसके बाद हमने मोलर द्रव्यमान देखा, जैसे CH4 के लिए अगर हम इसका मोलर द्रव्यमान निकालें तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के लिए 4, तो यह टोटल 16 ग्राम होगा। लेकिन यह फॉर्मूला मास या सूत्र द्रव्यमान किसके लिए उपयोग करते हैं, इसको समझते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान बच्चों हम अपने आयनिक यौगिकों के लिए उपयोग करते हैं। आयनिक यौगिक जहां पर हम धनायन और ऋणायन देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। यहां पर हमें पता है कि एक धनायन होता है जिसका चार्ज पॉजिटिव और ऋणायन होता है। तो जब हम किसी आयनिक यौगिक के लिए द्रव्यमान निकालते हैं तो उसे हम सूत्र द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो जैसे NaCl का आयनिक द्रव्यमान 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, जो इसकी वैल्यू होगी 58.5 ग्राम होगा। तो इस तरह हमने समझा कि सूत्र द्रव्यमान आयनिक यौगिकों के लिए होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास यह प्रश्न है कि इसका मोलर द्रव्यमान निकालें। तो अगर हम मोलर द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 या 18 ग्राम आएगा। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 32 और यह टोटल 44 ग्राम आएगा। CH4 का अभी हमने देखा 12 प्लस 4 × 1 16 ग्राम। इन सभी का मतलब मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चों कि 18 ग्राम 1 मोल के लिए, 18 ग्राम 1 मोल के लिए पर मोल। इसे हम और अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह हमने मोलर द्रव्यमान निकालना सीखा। तो अगर आपको किसी भी यौगिक का वह आयनिक हो या संयोजन आबंध के द्वारा बनी हो, उसका द्रव्यमान निकालने के लिए आपको तत्व का परमाणु संख्या और उसका आणविक द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो आणविक द्रव्यमान आप सभी को 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6, लेकिन उसका आणविक द्रव्यमान 12 है। ठीक इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रतिशत संघटन क्या होता है, जिसे हम परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत उस यौगिक में निकालना हो तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाए। तो मान लीजिए कि हमने अपना यौगिक जल लिया जिसका अणुसूत्र H2O होता है। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर इसका जो मोलर द्रव्यमान है बच्चों, जल का मोलर द्रव्यमान 2 × 1 जोड़ 16 18 ग्राम होता है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वह 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। अगर हम अपने दिए हुए फॉर्मूला को देखें तो हमें समझ में आएगा कि किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे अगर हमने हाइड्रोजन का निकाला तो 2/18 × 100, और अगर हमने तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत
और यहाँ हमने ऑक्सीजन का निकाला तो 16/18 गुने 100। अगर हम इस वैल्यू को चेक करें बच्चों तो हाइड्रोजन का परसेंटेज इस जल के अनुसूत्र में आपको 11.9% मिलेगा, जबकि ऑक्सीजन का प्रतिशत यहाँ पर 88.1 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 88.1 मिलेगा। तो अब हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे और कैसे समझा जा सकता है। यहां पर हमने सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट के लिए हमें सबसे पहले पता है कि सोडियम का द्रव्यमान 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 है। अगर इन सभी को कैलकुलेट करें तो हमें मिलता है, तो हमें जो टोटल इसका मोलर द्रव्यमान है बच्चों वो मिलेगा 2 गुने 23 जोड़ 32 जोड़ 16 गुने 4, यह टोटल 142 ग्राम आता है। अगर हम सोडियम तत्व का परसेंटेज या प्रतिशत ज्ञात करें, इस सवाल में अगर हम सोडियम का प्रतिशत ज्ञात करें कि इस दिए हुए यौगिक में सोडियम की कितनी भागीदारी है या सोडियम का क्या प्रतिशत है, तो उसके लिए हम सोडियम की वैल्यू जो यहाँ पर 46 आएगी डिवाइडेड बाय 142 गुने 100। अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर के परसेंटेज की, तो 32/142 गुने 100। और अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो 64/142 गुने 100। और बच्चों आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर सोडियम का जो प्रतिशत आ रहा है वह 32.39% आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर सल्फर की बात करें तो यहाँ पर सल्फर का प्रतिशत 22.5 आएगा। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका प्रतिशत 45% आएगा। अगर आप इन तीनों प्रतिशत को जोड़ो तो आपको 100% मिलेगा। मतलब कि 100 ग्राम अगर आपका सोडियम सल्फेट है, 100 ग्राम अगर आपका सोडियम सल्फेट है तो उसमें 32.39 ग्राम आपका सोडियम है, 22.5 ग्राम आपका सल्फर है और ऑक्सीजन यहाँ पर 45 ग्राम है। तो यहाँ पर प्रतिशत संघटन से हम यह समझते हैं कि किसी दिए हुए यौगिक में उसका या उस तत्व का क्या प्रतिशत है या क्या परसेंटेज है। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने यहाँ पर एक वस्तु ली और उस वस्तु में हमने बोला कि इसका दो हिस्सा, इसे हमने 4 हिस्से में विभाजित किया और कहा कि इसका 2 हिस्सा x के पास है और y के पास एक हिस्सा और z के पास एक हिस्सा। मतलब यहाँ पे x का प्रतिशत 50 है और y और z का 25-25। तो इससे हम यह समझते हैं कि कैसे किसी यौगिक में तत्व का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है या उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला जाता है। अब हम अपने मोल संकल्पना के बारे में जानते हैं जिसे हम मोल कंसेप्ट भी कहते हैं। क्लास 11th में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इसको आपने नहीं समझा तो आपका फर्स्ट चैप्टर अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम ज़्यादा बेसिक बातें नहीं करेंगे, बस यह समझ लेंगे कि मोल उसे कहते हैं वह मात्रा होती है जिसमें किसी तत्व की जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जो कार्बन 12 में उपस्थित होते हैं। जैसे अगर मैंने 1 मोल जल अणु लिया तो उसमें 6.022 बच्चों इसे 10⁻23 जल अणु होंगे और हमें पता है कि इसमें
अगर हम जल की मात्रा देखें तो वह 18 ग्राम होती है। ठीक इसी प्रकार या अगर हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 सूत्र इकाइयां होती हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं कि बच्चों अगर मैंने बोला कि 1 मोल कार्बन जिसे हम C से बताते हैं इसमें 12 ग्राम होता है जो कि हम जानते हैं और इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल जल जिसे हम कहते हैं H2O इसमें 18 ग्राम होता है और 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होता है। बच्चों यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 संख्या है वह परमाणु के लिए परमाणु होगी और अणु के लिए अणु। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 100 ग्राम होता है और इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं क्योंकि यह एक अणु है। तो बच्चों अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि मीथेन के लिए अगर मैं पूछूं 1 मोल, अगर मैं आपको इसके लिए 1 मोल की बात पूछूं तो आप बोलोगे कि यह यूनिवर्सल है, यह फिक्स है कि 1 मोल CH4 में 16 ग्राम और इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। तो इस तरह हम हर चीज की वैल्यू 1 मोल में निकालते हैं। जैसे अगर मैंने आपको प्रश्न दिया कि CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, अगर आपको 24 ग्राम, मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पे बोला कि 32 ग्राम मीथेन आपको दिया गया है, मीथेन दिया गया है, मोल बताएं, इसका मोल बताएं, इसका मोल बताएं। तो आप बच्चों पहले यूनिवर्सल वाली चीजें लिखना। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल में 1 मोल CH4 मतलब 16 ग्राम CH4, इसका मतलब बच्चों 32 ग्राम में कितना होगा, यहाँ पे मैथ्स लगाना है। अगर 1 मोल CH4 मतलब 16 ग्राम CH4 तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम CH4 मतलब 1/16 मोल CH4। तो 32 ग्राम CH4 का मतलब होगा 32/16 मोल, इसका मतलब है बच्चों 2 मोल। मतलब अगर मैंने आपको 32 ग्राम मीथेन दिया है मतलब वह 2 मोल के बराबर है। बच्चों आपको समझ में आया यहाँ पे मैथ्स? हम और प्रश्न को करेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे।